एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। और मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। भारतीय संसद के दो सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है, और क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है, और संसदीय व्यवस्था का ये निश्चित सिद्धांत भी होता है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद तो लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। हम लोकसभा की कार्य और उसकी शक्तियों की चर्चा इस रूप में कर सकते हैं। पहला बिंदु आता है विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। इसमें जो सूची का नाम आया है, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषय, ये मैं आपको बता दूं। संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण हमारे यहाँ सूचियों के माध्यम से केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। और अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशेष विषय जो है, इन विषयों के अलावा यदि कुछ बचता है तो वो केंद्र को दिए गए हैं, और विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी संसद जो है कानून बना सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न यदि हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाने की व्यवस्था है। और लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा की संख्या से दुगनी से भी अधिक होने के कारण सामान्यतः इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होता है। तो यह मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। तो इस तरह से लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या के 2 गुने से भी अधिक है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है, और राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को, जो वित्त विधेयक नहीं है, अवित्तीय विधेयक को 6 महीने तक रोके रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। अब आता है दूसरा बिंदु, वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति जो है लोकसभा को ही प्रदान की गई है, और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत ही गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक को प्राप्ति की तिथि के 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ये वित्त विधेयक के मामले में हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की वित्तीय शक्ति की हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा क्या कर सकती है, वित्तीय विधेयक को सिर्फ उसे प्राप्त होने की तिथि के 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को लौटा सकती है, लौटाना होगा उसे, सिर्फ 14 दिन के लिए रख सकती है। और यदि वो कोई संशोधन का सुझाव देती है किसी विधेयक में, यानी बिल में कोई संशोधन का सुझाव देती है, तो इसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान ये भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक को प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। यानी 14 दिन के अंदर अंदर या तो
राज्यसभा उस विधेयक पर चर्चा कर ले, विचार कर ले, उसे पारित करे, और संशोधन की सिफारिश करनी है तो वो करे, नहीं करनी है तो ऐसे ही पारित करे। और यदि ऐसा कुछ भी राज्यसभा की कार्रवाई में नहीं होता है तो फिर 14 दिन के बाद वो विधेयक वहाँ से स्वीकृत समझा जाएगा, पारित समझा जाएगा, मान लिया जाएगा। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे भी लोकसभा के समक्ष रखी जाती है और इस प्रकार के समस्त व्यय की खर्च की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। तो ये है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। अब तीसरा बिंदु है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के द्वारा संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद, संसद यानी व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है और जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। संसद जो है वो सरकारी विधेयक के अलावा बजट को स्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। इसके अलावा वह काम रोको प्रस्ताव भी पास करके भी सरकारी नीति की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है। अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसद जो है मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है तो उसमें लोकसभा ज़्यादा नियंत्रित करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति जो है लोकसभा को अधिक प्राप्त है। हालांकि मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार दोनों ही सदनों को है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों के ही सदस्य जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा बिंदु आता है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। जहां एक ओर लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहां दूसरी ओर संविधान में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और इसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दें। मित्रों, मैं आपको याद दिला दूं, संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि संसद 3 तरीकों से संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है संसद के साधारण बहुमत से। ये साधारण बहुमत है, दोनों सदनों में अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत कर दिया जाए, वहाँ से बहुमत से क्लियर हो जाए, दूसरे सदन में जाए, वहाँ से क्लियर हो जाए तो संविधान संशोधन विधेयक क्लियर माना जाएगा। दूसरा तरीका है संसद के विशिष्ट बहुमत से। विशिष्ट बहुमत का तात्पर्य होता है कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। और तीसरा तरीका है जिसमें संसद अपने विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधान सभाओं के अनुमोदन से इस तरह का जो संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित कर सकती है। तो कुल मिलाकर के संविधान संशोधन के तीनों तरीकों में संसद की भागीदारी निश्चित रूप से होती है। तो संविधान संशोधन की शक्ति लोकसभा को भी प्राप्त है, राज्यसभा को भी प्राप्त है। ये हालांकि भारतीय संविधान के संशोधन संबंधी जो शक्ति है संसद की, पिछले बहुत सालों से वाद विवाद का विषय भी रही है। कई बार ऐसा विवाद हुआ है कि क्या संसद है वो संविधान के मूल स्वरूप में या आधारभूत ढांचे को बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। तो इस तरह का विवाद भी होता रहा है।
पांचवी शक्ति आती है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य हम पढ़ रहे हैं। तो लोकसभा जो है वो निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार 66 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं और लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। तो निर्वाचक मंडल के रूप में भी ये कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है और लोकसभा अपना अध्यक्ष भी चुनती है और अपना उपाध्यक्ष भी चुनती है। फिर है जनता की शिकायतों का निवारण। छठा बिंदु है लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार और भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। लोकसभा के सदस्यगण इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। यदि सैद्धांतिक अध्ययन के आधार पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप में यही कार्य संपादित करती है। देखिए, हमारे जो सांसद होते हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं को वहाँ पर संसद में उठाते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से जनता की शिकायतों का निवारण करना भी इनका कार्य है। अब कुछ विविध कार्य है जो लोकसभा करती है। कौन कौन से हैं? एक तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति को समय से पूर्व यदि हटाना हो, महाभियोग की प्रक्रिया चला करके ऐसा किया जाता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही भाग लेते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा यदि प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना हो तो ये शुरुआत जो है राज्यसभा से ही हो सकती है। तो राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पास कर दे तब भी क्या है, लोकसभा से इसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है, तभी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अकेली राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती है। एक और है लोकसभा राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध यदि महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है, उनको समय से पूर्व हटाना है, तो ऐसा वो महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है। यदि अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा की गई है, संकट काल की घोषणा की गई है, तो ऐसे में 1 महीने के अंदर अंदर संसद से उसका अनुमोदन होना जरूरी है। यदि संसद में उसका अनुमोदन नहीं होता है, संसद उससे स्वीकार नहीं करती है, तो क्या होगा, वो घोषणा 1 महीने के अंदर स्वतः ही समाप्त मान ली जाती है। और यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा किसी को देना चाहता है, किसी को माफ़ करना चाहता है अपराधी को, तो उसकी स्वीकृति उसे संसद से लेनी आवश्यक है। तो इस तरह से ये कुछ विविध शक्तियाँ और कार्य भी है जो लोकसभा करती है। लोकसभा की पावर्स कही जाती हैं। लोकसभा की पावर्स में जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि विधायी शक्तियाँ हैं, कानून निर्माण की शक्ति है लोकसभा के पास, वित्तीय शक्तियाँ हैं जिसमें बजट को पास करना है, संशोधन करना है, जो भी है, कार्यपालिका पर नियंत्रण है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है अविश्वास का प्रस्ताव। लोकसभा ही सिर्फ ला सकती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही समय से पूर्व मंत्रिपरिषद को हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। इसी तरह संविधान संशोधन में वो राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान संशोधन करती है। निर्वाचक मंडल के रूप में भी काम करती है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। जनता की शिकायतों का भी निवारण करते हैं क्योंकि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जनता के निकट संपर्क में रहते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो भी शिकायतें होती है, जो भी मांगे होती है, ये सदन में रखते हैं, विभिन्न मंत्रियों तक पहुंचाते हैं, विभागों तक पहुंचाते हैं और इस तरह से उनके
समाधान का प्रयास करते हैं और कुछ विविध कार्य भी करती है लोकसभा, जिसमें राष्ट्रपति को यदि समय से पूर्व हटाना हो तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटा सकती हैं। उपराष्ट्रपति को भी यदि हटाना हो तो प्रस्ताव तो पहले राज्यसभा ही पारित करेगी, लेकिन फिर वो लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना भी आवश्यक होता है। इसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भी महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा हो जाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक होता है, वरना वो स्वतः ही समाप्त मान ली जाती है 1 महीने के बाद। और राष्ट्रपति यदि सर्वक्षमा एमनेस्टी देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। तो लोकसभा की शक्तियों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है मित्रों कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है और व्यवहार की दृष्टि से यदि इस लोकसभा को संसद कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। धन्यवाद।